हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के जो रेस्ट टॉपिक बचे हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस पे जाके फर्स्ट वाले वीडियो देख लें, जो भी जहाँ तक कवर हुआ है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई थी। उसको देखते हुए और एनसीईआरटी में 4-5 जो इम्पोर्टेंट ग्राफ है उसको देखेंगे, फिर हम मैटर वेव की तरफ चलेंगे। तो लास्ट डे हमने कहानी शुरुआत की थी इमिशन से। इमिशन के बाद कितने तरीके के होते हैं, फिर फोटॉन्स की एनर्जी, मास, मोमेंटम, जो कि एक बार और हम आज देखेंगे। और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद हम पहुंचे थे कैनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम फॉर्मूला एक बार लिखते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। तो हमारा आया था के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव और के मैक्स इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव और के मैक्स इक्वल टू ई इंटू वी। ये आया था हमारा ई इंटू वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर्म। ठीक, अब इसके बाद जब हम लोग इसको ट्रांसपोज किए थे और स्टॉपिंग पोटेंशियल, आपको अगर देखा होगा आपने तो पता चला होगा कि ये वो वोल्टेज है जहाँ से कोई भी, जिस वोल्टेज पर कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनती है। तो यहाँ से हम इसको ट्रांसपोज किए थे, ट्रांसपोज कर रहे हैं, इसको इक्वेट किए थे, तो आया था हमारा ई वी नॉट इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव। अब यहाँ से थोड़ा डिवाइड किए थे तो वी नॉट इक्वल टू एच सी बाई लेमडा इंटू ई माइनस फाइव अपॉन ई। ओके, ये सारी चीज़ें आई थी। उसके बाद हमने कंपेयर किया था तो हमें पता चला था कि इसमें स्लोप क्या है, वो चीज़ एक बार और देखते हैं। और हमने ऑब्जर्वेशन क्या क्या ग्राफ को देखना है वो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसको कंपेयर करेंगे तो हमने बोला कि अगर हम y एक्सिस पे अगर हम k मैक्स रखते हैं, y एक्सिस पे अगर हम k मैक्स रखते हैं तो जो हमारा x एक्सिस होगा उस पे हमें फ्रीक्वेंसी रखनी है, डेट इज न्यू और एफ और फ्रीक्वेंसी आप बोलो। ठीक, और जो हमारा एच है वो हमारा क्या है, तो स्लोप है, डेट इज इक्वल टू एम। अब जो हमारा फाई है वो हमारा इंटरसेप्ट है, और ये क्या होता है फाई यहाँ पे, तो वर्क फंक्शन। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम के मैक्स वाली इक्वेशन जो आई है हमारे पास, हम उसको कंपेयर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, अगर उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि y एक्सिस पे हम कैनेटिक एनर्जी को रखेंगे, x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को, और फाई जो होगा इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, और h हमारा स्लोप। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें पहले, सबसे पहले इसको, एक मिनट, इथे कितने चलेगा, के मैक्स, ठीक है, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी न्यू इस पे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये आपको ऐसा दिख रहा है, तो ये ग्राफ कुछ हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हमारा बनेगा के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। इक्वेशन अगर कंपेयर करेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू है ये हमारी न्यू नॉट है, जो कि होती थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा न्यू का है।
और ये जो हमको दिख रहा है निगेटिव वाई एक्सिस पे जो कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट हमारा फाई है, जो कि हमारा वर्क फंक्शन है। एक ग्राफ ये कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है, जो कि एक्स एक्सिस पे या फ्रीक्वेंसी वाले लाइन पे कहीं कट करेगी। जिस पॉइंट पे वो कट करेगी पीछे प्रोड्यूस करने पे, या जो भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो होगी। और अगर हम वाई एक्सिस को देखेंगे तो वो जिस पॉइंट पे कट करेगी, जो इंटरसेप्ट हमारा बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, तो सर वो इंटरसेप्ट हमारा वर्क फंक्शन बनेगा। तो एक ग्राफ ये, ठीक है। अब एक ग्राफ ये है कि हम फोटॉन्स पढ़े थे तो पार्टिकल्स ऑफ लाइट, और एक वर्ड आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स यहाँ पे है नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस। इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स मीन्स कि नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस, मेटल सरफेस, कि एक सेकेंड में एक यूनिट एरिया पे कितने फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं वो उसकी इंटेंसिटी बताएगा, ठीक। तो अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना चाहते हैं तो हमें लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। एक ये ध्यान रखिएगा, एक ग्राफ ये। दूसरा कि अगर हमें इंटेंसिटी को देखें इंटेंसिटी के टर्म में, तो हम चाहते हैं कि हमारे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाए, हमारा फोटो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ जाए। इट मीन्स कि आपको लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो उस केस में जो ग्राफ बनता है वो हमारा, ये हमारा फोटो करंट वाली लाइन है ये, ठीक। वाई एक्सिस पे हम फोटो करंट को रखेंगे और एक्स एक्सिस पे हम किसको रखेंगे, तो इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो दो ग्राफ ये सबसे इंपॉर्टेंट दिखा कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ कैसा बना। तो ग्राफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर इससे कम हुआ तो क्या हमारी वैल्यू जो होगी वो इलेक्ट्रॉन इमिट्स करेंगे कि नहीं, ये ग्राफ आप ऑब्जर्व करोगे तो पता चल जाएगा। इंटेंसिटी दैट इज फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि अगर आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी है तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे तो फोटो करंट बनेगी वो ज़्यादा होगी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक। अब अगर इसको देखेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये वी नट जो होगा हमारा x की तरह ट्रीट करेगा, ये हमारे स्लोप की तरह ट्रीट करेगा। तो आप बिल्कुल ऐसा इसका ग्राफ बना सकते हो, y इक्वल टू एम एक्स, वो क्या होती है, तो स्ट्रेट लाइन। अब सबसे दूसरी चीज़ देखनी है, ये हटा दें अभी अभी, अच्छा देख लेते हैं। एक ग्राफ ये बना, एक ग्राफ ये बना कि फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ग्राफ हम बचपन से ऐसा वाला पढ़ते आ रहे हैं, तो ये बनता है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ बनी है वो बिल्कुल ऐसी बनी है। अब देखा जाए कि, तो ये देखना कि जब हम नंबर ऑफ इसमें आए थोड़ा सा, कि अगर हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दी तो फोटो करंट बढ़ा, लेकिन जो फोटॉन्स हैं, जो इंडिविजुअल फोटॉन्स हैं, उनके नंबर बढ़ रहे हैं। पहले मान लो 5 फोटॉन्स गिर रहे थे, हमने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो 20 फोटॉन गिरने लगे। तो जो इंडिविजुअल फोटॉन है उसकी एनर्जी जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, उस फोटॉन की एनर्जी फिक्स है, उस फोटॉन की एनर्जी फिक्स है। आप चाहे कितनी भी इंटेंसिटी कर दो, अगर फोटॉन की एनर्जी 5 जूल है तो वो 5 जूल ही रहेगी। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। क्योंकि अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ाया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े तो यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फोटॉन्स की इंडिविजुअल फोटॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, वो जितनी होती है वो फिक्स होती है, ओके। तो अब यहाँ से ये पता चला कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वेवलेंथ पे डिपेंड करता है।
कैनेटिक एनर्जी जो होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और आपको दिख रहा है कि कैनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। ठीक है, कैनेटिक एनर्जी जो होता है फंक्शन पे, वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। कैनेटिक एनर्जी जो होता है वो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि कैनेटिक एनर्जी जो है हमारी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं, हम इंडिविजुअल फोटॉन्स की कैनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा रहे हैं। कैनेटिक एनर्जी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है और इन्वर्सली डिपेंड करती है। कैनेटिक एनर्जी फंक्शन पे, वर्क फंक्शन पे डिपेंड करेगी। कैनेटिक एनर्जी हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। ओके, जो हमारे पास आया है। अब अगर आते हैं, थोड़ा देखा जाए, 2 ग्राफ तो मैंने ड्रॉ कर दिया है, आपको दिख रहा है, और तीसरा मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया था वो सैचुरेशन करंट वाला। बिल्कुल एक बार और उसको देखते हैं। तो सैचुरेशन करंट का ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ हुआ था कि पहले अगर हमारा एनोड वोल्टेज बढ़ता है तो फोटो करंट बढ़ता है। बाद में हम देखते हैं कि हमारा एनोड वोल्टेज अगर हम बढ़ा भी देते हैं तो हमारी सैचुरेशन करंट पहुंच जाती है, वो करंट कभी चेंज नहीं होती है उसकी वैल्यू। तो ऐसा कुछ आया था, याद करें तो ए पॉइंट दिया था हमने, बी दिया था, सी दिया था। बी सी, दिस पॉइंट इज पैरेलल टू दिस, हमने इसको सैचुरेशन करंट बताया था। ये हमारा एनोड वोल्टेज था और ये हमारा फोटो करंट आई था। ठीक, तो इसके बीच में जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था तो ये हमारा ऐसा बना था। ठीक है, कि अगर हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर हम एनोड वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमारा फोटो करंट बढ़ता है, लेकिन हम एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद देखते हैं कि हम चाहे एनोड वोल्टेज की वैल्यू कुछ भी कर दें, हमारा सैचुरेशन करंट पहुंच गया है। सैचुरेशन करंट मतलब मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वो पहुंच गया है। तो आप चाहे कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ, एनोड वोल्टेज हमारा फोटो करंट फिक्स हो गया है कि इतना ही रहेगा। ये ग्राफ आया था। अब यहाँ से हमने अभी बोला कि इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स का बढ़ना। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स का बढ़ना। ठीक है, तो ये हमारा आया था एनोड। ये ग्राफ जब हम तब बोलते थे जब एनोड पॉजिटिव टर्मिनल पे था। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल पे था, लेकिन जब हम इसके पोलैरिटी को चेंज किए थे तो एक आया था हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि यही है। ठीक है, अब अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल पे पहुंच गए हैं तो चाहे कुछ भी ग्राफ करें, ये मान लो I1 है, ये I2 है, ये I3 है, और ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0। स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0, ये हमारा एनोड वोल्टेज। ठीक, तो इस ग्राफ का मतलब क्या है, इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हो। पहले इंटेंसिटी की वैल्यू, करंट की वैल्यू कुछ और है I, ठीक, दूसरे वाले में कुछ और है, तीसरे वाले में कुछ और है। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो आप, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो, आप इंडिविजुअल कैनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा रहे हो। ठीक, तो हमने देखा था कि जो हमारा V0 होता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो V0 होता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। यहाँ पे क्या होता था, एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर, आउटसाइड, मेटल सरफेस के आउटसाइड नहीं आते थे। द पोटेंशियल, द एनोड पोटेंशियल एट विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन इमिट, उस वोल्टेज को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते थे। तो अगर वो वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल पे पहुंच गया है तो आप चाहे कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन आपके निकलेंगे नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन आपके बाहर नहीं आएंगे। तो ये एक ग्राफ बना। एक ग्राफ ये बनाया हमने, एक ये बनाया, एक ये बनाया, 3 ग्राफ अभी तक हम बनाए हैं। ठीक है, पहले वाले में ये कैनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच, दूसरा फोटो करंट इंटेंसिटी के बीच, और तीसरा हमारा एनोड वोल्टेज और इंटेंसिटी के बीच। कि अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल पे पहुंच गए हैं तो हम चाहे कितना भी वो इंटेंसिटी बढ़ा दें, हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि हम मिनिमम वोल्टेज सप्लाई कर दिए हैं जिसपे वो इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकले। ठीक है, जिसकी वैल्यू आ रही थी K max इक्वल टू E V0। हमने बताया था लास्ट वाले वीडियो में
कि एक ऐसा फोटोन जो जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि वो निकल सकता है, हम उसको भी रोक दे रहे हैं। कैसे रोक रहे हैं? तो ये एनर्जी सप्लाई करके। ये एनर्जी कैसे आ रही है? तो हम बचपन में पढ़े हैं कि V इक्वल टू W/Q होता है। यहाँ पे Q इक्वल टू E है, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। ठीक, तो वहीं से हमारा ये फॉर्मूला आया है। तो हमारे पास 3 ग्राफ बने, 1 2 3। ठीक है, अब देखो कि हमें ये देखने को मिला कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो उसका ग्राफ कैसे बन सकता है? ठीक, काइनेटिक एनर्जी ओ ओ ओ अब इसमें एक सिचुएशन आता है। देखो यहाँ पे एक ऐसा बना दिए, ठीक है, एक यहाँ से ऐसे बना दिए, थोड़ा सा ऊपर चला गया, ओ सॉरी, वंस आई विल ड्रॉ। एक हमारा ये बना, ठीक, ये हमारा मान लेते हैं कि यहाँ से सैचुरेशन करंट लेवल चालू हो गया है। ठीक है, ये जो रीजन दिख रहा है सैचुरेशन करंट। ठीक, अब यहाँ से एक और लेते हैं, यहाँ से ऐसे इसी पे मिल जाएगा। एक और लेते हैं यहाँ से, वो भी ऐसे इसी पे मिल जाएगा। ठीक, सैचुरेशन करंट पे। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि ये फ्रीक्वेंसी μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, तो यहाँ पे ये देखेंगे μ3 ग्रेटर देन μ2 ग्रेटर देन μ1। फ्रीक्वेंसी हमने क्या कहा कि हमने इंटेंसिटी सेम करा दी। इंटेंसिटी जो है वो सेम करा दी है, इंटेंसिटी सेम है, बट फ्रीक्वेंसी जो है वो हम वेरी करा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है। तो इस केस में हमारा करंट बन रहा है, सैचुरेशन करंट बन रहा है। तो इस वाले ग्राफ से हमें पता चलता है, या यहाँ पता चलता है कि अगर हम इंटेंसिटी सेम करके फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बन जाती है। तो इस वाले ग्राफ को आप देखना, एनसीईआरटी बुक में भी बनाया है। ठीक, ये जो अभी जितने भी ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक में है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस वाले ग्राफ में ये पता चला कि अगर हमने इंटेंसिटी सेम कर दी है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया सेम है, और हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, तो हमारा जो होगा सैचुरेशन करंट बनेगा, हमारा जो होगा वो क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट बनेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक ये था। अब एक ग्राफ और है, वो देखते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा एनसीईआरटी भी पढ़ना, उसको देखना, क्योंकि ये मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो एनसीईआरटी के बेसिस पे बना रहा हूँ। पढ़ने के बाद उसको अपनी कैसे क्लियरिटी दे सकता हूँ समझाने में, उसको देखते हुए HC वर्मा सर की बुक भी मैंने पढ़ी, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है हमारा एक चीज़ कि एक ग्राफ ऐसा था ये, और ऐसा ऐसा दिया है कि दो मेटल के लिए हम K और मैक्स और 1/λ और 1/λ डैश, जो भी आप नाम दे दो, इसके बीच अगर हम बनाते हैं तो ये हमने दिया है कि ये मेटल 1 है, ये मेटल 2 है। दो मेटल के लिए ये ग्राफ बना है। ठीक है, ये थीटा, ये भी पैरेलल, ये भी थीटा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं लास्ट वाली लाइन आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ कि V0 इक्वल टू आया है यहाँ पोटेंशियल, सॉरी, V0 इक्वल टू hc/λE माइनस 5/E, ऐसा आया था स्टॉपिंग पोटेंशियल और इसके बीच में। ठीक है, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो tan थीटा है, जो स्लोप है वो आएगा hc/E। तो आप मेटल चाहे कोई भी रखो, जो हमारा मेटल है जिस पे आप लाइट फॉल करा रहे हो, वो चाहे कोई भी रखो, H की वैल्यू फिक्स है, डेट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। C की वैल्यू फिक्स है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। E की वैल्यू फिक्स है
तो ये मेटल पे डिपेंड नहीं करता है कि हमने मेटल कौन सा रखा है, यानी कि हर एक मेटल के लिए हमारा ये स्लोप फिक्स है। अभी हम डिस्कस करते हैं वेव थ्योरी की फेलियर की। अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना चाहें वेव थ्योरी से तो क्या होगा। अब ये देखो दो चीज़ हमारे पास है, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम। ठीक, इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाते हैं, अगर वेव की इंटेंसिटी, पहली पॉइंट कि अगर हम वेव जो है हमारे पास, अगर हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। अगर हम वेव की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो उस वेव की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन हम इस वाले में देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ऐसा हम पढ़े। फेलियर, वेव थ्योरी क्यों फेल हो गया, तो एक वेव के अकॉर्डिंग हम अगर वेव पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि अगर हम वेव की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये पढ़ते हैं कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएं या घटाएं काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती ही नहीं है। दूसरी चीज एम्पलीट्यूड, दूसरी चीज आती है हमारी एम्पलीट्यूड, कि अगर वाट एवर इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो, वेव की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, अगर वेव की फ्रीक्वेंसी कुछ भी है तो उसका एम्पलीट्यूड जो होगा ज़्यादा होगा। ठीक, वेव की फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी है तो एम्पलीट्यूड उसका ज़्यादा होगा, और अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, वेव फ्रीक्वेंसी कुछ भी है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो हाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बननी चाहिए वेव के अकॉर्डिंग। ठीक, कि आप फ्रीक्वेंसी वेव की चाहे कुछ भी है, लेकिन अगर उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यू बेटर नो डैट कि एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन एंड फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी है, लेकिन अगर वेव की एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो आपकी करंट बननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा कि हमें एक फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी तक पहुँचे तभी आप इलेक्ट्रॉन इमिट करा सकते हैं, उसी के बाद आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं। पहले आया वेव का कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि वेव थ्योरी कहती है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, लेकिन पार्टिकल थ्योरी ये कहती है, फोटोन थ्योरी ये कहती है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। वेव थ्योरी ये कहती है कि फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो, अगर आपका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो करंट बननी चाहिए, लेकिन पार्टिकल थ्योरी ये कहती है कि अगर आपको करंट बनाना है तो आपको एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे पहुंचना पड़ेगा, तभी जाके आप करंट बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिटेल्स। ओके, तीसरी चीज़ है टाइम। वेव थ्योरी ये कहती है कि टाइम डिले होता है, जब हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो टाइम लगता है। वेव थ्योरी कहती है कि जब हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन हमारी इसमें हमने ऑब्जर्व किया है कि ये इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस, डैट इज अबाउट 10⁻⁹ सेकेंड में हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी बुक। कि वेव थ्योरी कहती है कि जब हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो टाइम टेकिंग होता है, टाइम लगता है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होने में, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं पार्टिकल नेचर में कि अबाउट 10⁻⁹ सेकेंड में हमारा प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पे वेव थ्योरी फेल हो जाती है कि आपकी इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में यहाँ कोई लोचा नहीं है, क्योंकि अगर हमें करंट बनाना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो हमें एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमेना है वो हमारा इंस्टेंटेनियस होता है, जो कि 10⁻⁹ सेकेंड में हो जाता है, ये वेव की तरह डिले नहीं करता है। तो ये हमारी फेलियर है वेव थ्योरी की। अब अगर थोड़ा सा हम देखें आगे की तरफ,
आगे अगर एक चीज़ है मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स, मोमेंटम्स ऑफ फोटॉन्स, ठीक। अगर हम फोटोन के मोमेंटम को समझने की कोशिश करें, उसकी एनर्जी को समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, तो देखो आइंस्टीन एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन, सर आइंस्टीन एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन डेट इज होता है E = mc², ठीक है। एक बहुत अच्छी टॉपिक आती है इसमें क्वांटम इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, जो कि हमारा पार्टिकल नेचर का ही होता है, तो वो अपलोड कर देंगे हम, आप उसको देखना, कोशिश करना कि हम क्वांटम इफेक्ट समझ पा रहे हैं कि नहीं। दिस इज नॉट बेसिकली द पार्ट ऑफ CBSE सिलेबस बट इट्स इंटरेस्टिंग क्वांटम इफेक्ट, ओके। तो E = mc², अब प्लैंक्स के अकॉर्डिंग, प्लैंक्स पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग E = होता है hν, ठीक, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारा आएगा कि hν = mc², ठीक है, hν = mc² आया हमारा। तो ये आपको एक चीज़ देखने को मिली। अगर इसका मास निकालेंगे फोटोन का तो hν/c², ठीक है, ये काम की चीज़ है, इसको रखना है, ओके। अब देखो कि अगर हम मोमेंटम देखें तो P = होता है मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे जो फोटॉन्स है उसकी स्पीड लाइट के बराबर है, तो P = मास इनटू c। दिस इम्प्लाइज P = मास के जगह पे पुट कर दो hν/c² × c, ठीक। दिस इम्प्लाइज P = hν/c, ओके, hν/c। अब हमें पता है कि C = νλ होता है, C = νλ। दिस इम्प्लाइज P = h/c = νλ। तो यहाँ से ये कट गया, तो P = h/λ। ये हमारा मोमेंटम आ गया किसका, तो फोटोन का, ठीक है। आइंस्टीन एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन हमने यूज किया, E = mc²। प्लैंक्स पोस्टुलेट यूज किया, E = hν। दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ से मास निकाला, मास को हमने मोमेंटम वाले फॉर्मूले में पुट किया, ठीक है। ये न्यूटोनियंस के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि न्यूटोनियंस के अकॉर्डिंग फोटोन का मास बताया नहीं गया है, ठीक है, और वो आएगा भी नहीं। चलो ये देख लेना एक चीज़। अब हम आते हैं मैटर वेव की तरफ। मैटर वेव, हमें पता है कि मैटर जो होता है पार्टिकल नेचर का होता है, बिकॉज हम पढ़ के आए हैं मैटर पार्टिकल नेचर का, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे देखना है कि मैटर वेव का लोचा क्या है, ठीक, क्या हमारी मैटर वेव की फॉर्म में हो सकती है, अगर होगी तो हम उसका वेवलेंथ वगैरह कैसे निकालेंगे, ये देखना था, ठीक। तो इसमें बस कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आंसर लाते हैं कि अगर पार्टिकल है कोई जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी v है, अगर एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो हम उसका वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो वी यूज डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन, डेट इज लैम्डा = h/p, lambda = h/p। This implies lambda = h/p = mass into velocity momentum, ठीक है, मास into velocity, ठीक। और एक ये आया हमारे पास, ठीक। अगर मोमेंटम की वो फोटॉन्स की बात करेंगे तो मास ऑफ फोटोन और m की वैल्यू पुट कर देना जो आया था पीछे। अब यहाँ पे देखो कि लैम्डा = h/p, और हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि p² =
के ई इक्वल टू होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो P इक्वल टू √2m_k, ये छोटे क्लास में पढ़े होंगे। इसको अगर पुट कर दें तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m_k, एक फॉर्मूला ये आया, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m_k। ठीक है, अब और क्या क्या फॉर्मूला आ सकता है? तो अगर हम वोल्टेज के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होगा? तो हम पढ़े हैं कि V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, दिस इम्प्लाइज W इक्वल टू VQ, और हम जानते हैं कि वर्क डन ही हमारी एनर्जी होती है। तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m_v_q, जहाँ पे V वोल्टेज है, Q चार्ज है। ठीक है, इट्स नॉट वेलोसिटी, ये भी वोल्टेज है। अब अगर हम चार्ज को बोले कि वो चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m_eV, ये बना। ठीक है, फॉर्मूला। उसके बाद अगर हम m की वैल्यू पुट कर दें, h की वैल्यू पुट कर दें और e की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इक्वल टू 1.227 अपॉन √ वोल्टेज, और ये जो आएगा आंसर नैनोमीटर में आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया कि मैटर वेव में हम ये देखते हैं कि क्या हम पार्टिकल्स को वेव की तरह समझ सकते हैं। तो अगर वेव की तरफ आप समझना चाहते हैं तो उसके वेवलेंथ वगैरह होने चाहिए, या वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो एक वेव को डिफाइन करती हैं। ठीक, तो हमने फॉर्मूला यूज किया लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी। तो हमारे पास मास है, वेलोसिटी, हमने इसकी शिफ्टिंग मारी, यहाँ से यहाँ पहुँचे कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन पुट किया तो यहाँ पहुँचे। फिर हमने बोला कि अगर हम वोल्टेज के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो वहाँ से हमारा फॉर्मूला आया लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m_v_q, डेट इज़ v वोल्टेज, q चार्ज। और अगर हमने बोला कि q हमारा इलेक्ट्रॉन है, चार्ज जो है हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m_eV, जिसकी वैल्यू h की वैल्यू, m की वैल्यू, e की वैल्यू पुट करने के बाद हम ये फॉर्मूला लाए लैम्डा इक्वल टू 1.227 अपॉन √ वोल्टेज, और जो आंसर आएगा वो नैनोमीटर में आएगा। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट थे इस चैप्टर के। सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्राफ हैं वो उसके ऑब्जर्वेशन ये आने चाहिए। उसके बाद ये फॉर्मूला थोड़े थोड़े हैं, शिफ्टिंग मार के आंसर आ जाते हैं। अगले वीडियो में इस कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो और कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करते हैं उसके साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।